नमस्कार। न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों बेबस हैं बंगाल के मजदूर। देखिए, आज ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि देश के कई हिस्सों में, खास तौर पर बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल के जो हजारों मजदूर हैं वो लॉकडाउन के बीच फंसे हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जो पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन केंद्र और ममता सरकार के बीच इन मजदूरों को लेकर बंगाल लाने पर रस्साकशी चल रही है। ममता बनर्जी ने अब 105 ट्रेनों को चलवाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन रेल मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि अगर 30 दिन में सिर्फ 105 ट्रेनें ही चली तो मजदूरों को अपने घर पहुंचने में महीनों लग जाएंगे। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर किसकी वजह से बंगाल के मजदूर इस कदर बेबस हो गए हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ इस मुद्दे पर बीजेपी से तरुण चुग जल्द शामिल होंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ गए हैं, जल्दी हमारे साथ टीएमसी समर्थक बादल देवनाथ जी भी होंगे और कोलकाता से हमारे साथ आशिका सिंह जुड़ गई हैं। तो क्यों बेबस हैं बंगाल के मजदूर, ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन आखिर हम ये कह क्यों रहे हैं? देखिए, अपने मेहमानों से चर्चा करने से पहले हम आपको बताते हैं कि बंगाल में आखिर मजदूर किस तरह से राजनीति के मैदान में फुटबॉल की तरह बन गए हैं। दरअसल लॉकडाउन की वजह से हजारों की संख्या में पश्चिम बंगाल के मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। 12 मई से मजदूरों को उनके घर छोड़ने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी चल रही हैं, लेकिन अब ममता बनर्जी ने 105 ट्रेनें पश्चिम बंगाल आने की इजाजत दी है। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर बंगाल के मजदूरों के लिए 105 ट्रेनों का ऐलान किया, जिसके बाद खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ममता बनर्जी के ट्वीट पर करारा जवाब दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि बंगाल के मजदूरों को वापस लाने के लिए रोज 105 ट्रेनों की जरूरत है, लेकिन बंगाल सरकार अगले 30 दिन के लिए सिर्फ 105 ट्रेनें ही मांग रही है। प्रवासी मजदूरों को जल्द घर पहुंचाने के लिए रेलवे तैयार है और बंगाल सरकार को अपने मजदूरों को वापस लाने और रखने के लिए अपने इंतजामों को तेजी से बढ़ाना होगा। कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर हमने 1200 ट्रेनें रिजर्व कर दी हैं, उनको बाकी कामों से निकाल के 1200 ट्रेन सिर्फ प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए रखी हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल ने कुछ दिन पहले तक तो सिर्फ 2 ट्रेन की परमिशन दी। फिर माननीय गृह मंत्री ने उनको पत्र लिखा तो उस दिन उन्होंने कहा कि हम 8 और ट्रेन लेंगे, पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है वो 8 ट्रेन भी आज सुबह तक उन्होंने नहीं ली थी, सिर्फ 5 ली उसमें से। इतनी बुरी हालत, क्या वाकई में पश्चिम बंगाल की स्थिति इतनी खराब है? हमारे साथ इस चर्चा में बीजेपी से तरुण चुग भी जुड़ गए हैं। तरुण जी, रेल मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं कि आपको 105 ट्रेनें 30 दिन के लिए नहीं चाहिए, आपको हर दिन 105 ट्रेनें चाहिए ताकि आप फंसे हुए मजदूरों को वापस ला सके, और सीधे सीधे ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। तरुण जी माफ कीजिएगा, आपका ऑडियो हम तक नहीं आ रहा है। सुरेंद्र जी, मेरा यही सवाल आपसे सर। नेहा, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरीके से इस प्रवासी मजदूरों पर राजनीति हो रही है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत दुखद है, बेशर्म है और निर्लज्ज है। मैं एक चीज खाली आपसे पूछना चाह रहा हूं कि चाहे रेस्ट ऑफ द इंडिया से 90% मजदूर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं, झारखंड में आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, और इन सब जगहों के लिए जितनी ट्रेनों की व्यवस्था होनी चाहिए वो तो कर नहीं रहे। और बंगाल जो ट्रेनें लेकर के अपनी ट्रेनों में जो सैनिटाइज की व्यवस्था हो, चाहे उनको डॉक्टर्स की व्यवस्था हो या ममता बनर्जी की कोई और प्रशासनिक व्यवस्था हो, उसको पूछने की जगह पर इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को दीजिए ना आप 300 ट्रेनें रोज, कौन रोक रहा है? लाखों मजदूर, इस समय 37 लाख मजदूर सिर्फ बंबई में है, 15 लाख मजदूर सूरत में है, 8 लाख मजदूर अहमदाबाद में है, मोरबी में 2 लाख मजदूर हैं, मेहसाणा में 3 लाख मजदूर हैं, और ये सब उत्तर प्रदेश के हैं, और जो नोडल एजेंसियों के पास कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है नेहा जी, उनके लिए 300-500 रोज ट्रेनें दीजिए ना, क्योंकि हमारे पास ज्यादा स्टेशन भी है। तरुण जी, कैसे जवाब देंगे आप कि बंगाल को सिर्फ बंगाल पे सारा फोकस रख के आप लोग सियासत कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता? ऐसा है कि दुर्भाग्य है
जिनको आज भी इस महामारी के काल में भी बंगाली, पंजाबी, यूपी ये दिख रहा। बंगाल के लोग अपने प्रदेश वापस जाना चाहते हैं। एक एक नगर में 7-7, 10-10 हजार लोगों ने एप्लीकेशन दी है कलेक्टर्स को। और मुख्यमंत्री ममता जी का व्यवहार ऐसा है कि शायद उनको लगता है कि ये बंगाल के बेटे बेटियां नहीं हैं और उनको वो बुलाने के लिए जो हम ट्रेनें देना चाहते हैं वो लेने को तैयार नहीं। एक तो आपको समझना पड़ेगा, कोई व्यक्ति बिना किसी को जबरदस्ती तो ट्रेन में बिठा नहीं दिया जाएगा। जिसको भी बिठाया जाएगा वो बकायदा रिक्वेस्ट देता है और रिक्वेस्ट देकर वो ट्रेन में चढ़ता है और अपनी स्टेट जाता है। और मैं मानस माटू की बात करने वाली ममता जी को आज बंगाल की माटी भी भूल गई है और बंगाल के लोगों को भी भूल गई है। उनको बंगाल की माटी के बेटों को, जो सूरत में एक महानगर की बात कर रहा हूँ, 7,000, शायद बंगाल के लिए पूरे देश के एक एक जिले में 10,000, 5,000। और बात रही यूपी की, जितनी ट्रेनें बाकी प्रदेशों ने यूपी के लिए मांगी उतनी ट्रेनें दी हैं। बंधुवर, आप बिजली के लिए तो कांग्रेस पार्टी फोन कर रही है, चिट्ठी लिख रही है, प्रियंका गांधी चिट्ठी लिख रही है यूपी के मुख्यमंत्री जी को। उनको बोलिए एक पत्र पंजाब भी भेज दे, एक पत्र राजस्थान भी भेज दे, एक पत्र जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य वहां भेज दे, महाराष्ट्र में भेज दे बिजली की माफी के लिए। ठीक है तरुण जी, आपकी बात पर सुरेंद्र जी का जवाब 20 सेकंड, फिर मैं अपनी संवाददाता आशिका के पास जाऊंगी। ठीक है सुरेंद्र जी, महामारी के, ठीक है तरुण जी, सुरेंद्र जी को सुन लीजिए। 5 सेकंड दे दीजिए जी, बोलिए। दो तीन चीजें हैं। बिजली की माफी के लिए पत्र श्रीमती प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश को भी लिख रही हैं, पंजाब को भी लिख रही हैं, राजस्थान को भी लिख रही हैं और छत्तीसगढ़ को भी लिख रही हैं। इन्हें जानकारी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जितने अगर 10,000 मजदूर सूरत में फंसे हैं तरुण चुग साहब, तो 7 लाख मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के सूरत में फंसे हैं। ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? एक मिनट, दोनों शांत, प्लीज दोनों शांत हो जाइए। देखिए, प्रवासी मजदूरों की बात हो रही है तो इस पे सियासत हम कम करें और उन्हीं पर रहें। मैं आप लोगों के पास आऊंगी, लेकिन इस बीच सीधा ममता बनर्जी पर पीयूष गोयल के हमले के बाद टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने भी रेल मंत्री पर पलटवार किया है, जिसके बाद बंगाल से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने भी जवाब दिया। Heart-wrenching pictures related to the movement of migrant workers, guest workers. All this while the minister was presiding over the Indian Railways. The Indian Railways, with its daily ferrying capacity of 23 million people. 23 million people. These people could have been moved in a matter of days, 3 days, 4 days. But no. माननीय रेल मंत्री पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को बार बार कह रहे हैं कि आप ट्रेन अवेलेबल है, आप लीजिए और अपने जो दूसरे राज्यों में बंगाल के लोग अटके हुए हैं, लेबर हैं, मजदूर हैं, सैलानी हैं, और ममता बनर्जी ने आज फिर वही लोगों को धोखा देने के लिए फिर वही कहानी किया कि मुझे 105 ट्रेन चाहिए, लेकिन 105 ट्रेन 30 दिन में चाहिए। तो ये 30 दिन तक बंगाल की जो जनता है, जो बंगाल के जो भाई बहन हैं दूसरे राज्यों में अटके हुए हैं, वो 30 दिन तक फिर इंतजार करेंगे। वाह रे ममता बनर्जी वाह, आप बंगाल की जनता के रक्षक हैं कि भक्षक हैं, ये तो बंगाल की जनता ही समय पर ठीक करे। सुरेंद्र जी और तरुण जी, आप लोगों के पास मैं आऊं, उससे पहले आशिका, बंगाल में चल क्या रहा है? बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी जिस तरह की डिमांड कर रही हैं, समझ नहीं आ रहा वो जनता की रक्षक हैं या भक्षक हैं। और ममता बनर्जी की तरफ से डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि भारतीय रेलवे ने, केंद्रीय रेल मंत्रालय ने अपना जिम्मा नहीं संभाला, वो चाहते तो इन सभी फंसे हुए लोगों को 2-3 दिन में ले आते। एक शब्द में जवाब दूं तो राजनीति चल रही है। सेंटर वर्सेस स्टेट का जो धारावाहिक है उसमें रोज़ नई कड़ी जुड़ती जा रही है। प्रवासी मजदूरों की बात करें तो राज्य सरकार का दावा है कि लगभग 1 लाख लोग यहाँ पर आए हैं पिछले कुछ दिनों में। हालांकि ट्रेनों की बात करें तो बामुश्किल 10 से 12 ट्रेनें ही यहाँ पर आई हैं। शुरुआत में राज्य सरकार की तरफ से जो सूची दी गई थी उन ट्रेन्स में से कई ट्रेनें यहाँ पर पहुँची भी नहीं। सीधे मैं आपको, ये कुछ प्रवासी मजदूर हैं, ये एक चेहरा है, ये भी देख लीजिए, इनसे बात करती हूँ। कहाँ जाना है आप लोगों को? बिहार जाना है। यहाँ पर क्या काम करते हैं? मिस्त्री काम करते, कारपेंटर का।
अब क्या दुकान बंद है, पैसे नहीं है? पैसा नहीं है, दुकान बंद हो गया, ठेकेदार भाग गया। आप लोग क्या खाना वगैरह लेकर के साथ में निकले हैं? नहीं सर, खाना नहीं निकले। खाना लेकर नहीं निकले? नहीं, वो मिला है तो वही लिए है। आप लोग क्यों जाना चाहते हैं यहाँ पे? क्या आप लोगों को खाना वगैरह नहीं मिल रहा था? नहीं सर। पैसे खत्म हो गए हैं? जी। पैदल ही निकल पड़े, ट्रेन का क्यों नहीं इंतजार किया? क्या करेंगे, घर में सब और नशा हो गया। बोला कि गाड़ी घोड़ा नहीं चल रहा है तो किसी तरह है 150 रुपया बोला खाते खाते रास्ता में चला आएगा। ट्रेनें नहीं मिल रही हैं? नहीं सर। तो ये वो प्रवासी मजदूर है जो यहाँ से बिहार के लिए निकले हैं, झारखंड के लिए निकले हैं, और इनको भी यहाँ से ट्रेनें नहीं मिल रही हैं, बसें नहीं मिल रही हैं। इस धूप में पेड़ के नीचे बैठ करके ये आराम कर रहे हैं, थोड़ी देर तक यहीं पर बैठेंगे। इस कोशिश में है कि कोई ना कोई जो ट्रक यहाँ से गुजर रही हो वो इनको थोड़ी दूर तक ले जाए आगे इस हाईवे पर, जिसके बाद ये आगे का सफ़र वापस पैदल तय करें। खाने के नाम पर इनके पास ये कुछ बिस्किट के पैकेट हैं, ये मूढ़ी या लैया जिसे कहते हैं, ये इनके पास है जो इनको जगह जगह से मिला है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पानी की बोतल लेकर के ये चले हैं यहाँ से। ऐसी ही तस्वीर यहाँ पर और भी जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, हाईवे की तस्वीर ऐसी ही लगभग। यहाँ पर देखिए कितने सारे एक साथ बैठे हैं, सभी बिहार और झारखंड जाने के लिए निकले हैं। कुछ ने तो अभी यहाँ पर साइकिल भी खरीदी है, जो अपनी साइकिल लेकर के और यहाँ से अपने तो आशिका देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोलकाता में ये हाल है, तो अब आप सोचिए कि इन प्रवासी मजदूरों के लिए कौन क्या कर रहा है। जिस राज्य की आप बात करें वहां से यही तस्वीर सामने आ रही है। अब हमने मेहमानों का रुख करेंगे। बादल देवनाथ हमारे साथ हैं, टीएमसी सपोर्टर हैं। बादल देवनाथ, स्वागत है आपका। लेकिन मैं कैसे स्वागत करूं आपका? पश्चिम बंगाल के हालात जो हैं वो तो बड़े खराब लग रहे हैं। कोलकाता से अभी हमारी संवाददाता आशिका ने जो रिपोर्ट दिखाई, उनके साथ प्रवासी मजदूर बैठे हैं, उनकी हालत खराब है, ना खाने को ना पीने को। किसी ट्रक का इंतजार कर रहे हैं सर, जैसे तैसे चढ़ के उसमें जाएंगे। क्या कोई तैयारियां नहीं है सरकार की? नेहा जी, जिस दिन लॉकडाउन मोदी जी ने चालू किया, उस दिन मोदी जी को याद नहीं था, कुछ जानकारी नहीं था। पूरे देश में 14 करोड़ के ऊपर लोग प्रवासी श्रमिक है। वो लोग कहाँ जाएगा, क्या करेगा, घर पहुंचेगा कि नहीं, कहाँ लौटेगा, इसके बारे में प्रधानमंत्री को कुछ मालूम नहीं था, कुछ जानकारी भी नहीं था। लेकिन बंगाल की तरफ से ममता बनर्जी की काल भी 105 ट्रेन का घोषित किया है। वो 15 राज्यों में जाएगा और कलकत्ता से हर जगह में बसों से पहुंचा दिया जा रहा है। ये श्रमिक कहाँ से, अभी मैं देखा हूँ कहाँ से है, अभी पता नहीं है। रेल मंत्री कह रहे हैं कि आपको तो बंगाल को तो 105 ट्रेनें हर दिन चाहिए। बादल दा, 30 दिन में 105 ट्रेनें, ये कौन सा फॉर्मूला ममता बनर्जी लगा रही है? ये पूछ रही है बीजेपी। नहीं, काल भी 105 ट्रेनों का घोषित किया गया और रेल मंत्रालय की तरफ से जो भी ट्रेन बाहर से आ रहा है, दिल्ली से काल भी 936 यात्रियों को लेके दिल्ली से हावड़ा पहुंची है गाड़ी, और उसको बासों से घर पहुंचा दिया गया है। और ऐसे सेंट्रल गृह मंत्रालय से जो भी निर्देश है, वो रेल मंत्रालय से जो भी निर्देश है, सभी निर्देश को राज्य सरकार ने पालन हो रहा है। और आशिका के साथ जो प्रवासी मजदूर हैं, उनकी तरफ हमें आंखें बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो कौन से प्रदेश के हैं, वो इस देश के हैं भी या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता। वो कौन है, जाने कौन है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी तो हम में से कोई ले ही नहीं रहा है। उनको ना खाना है, ना छत है, ना ट्रेन है, ना बस है, कुछ नहीं है। वो किसकी जिम्मेदारी है किसी को नहीं पता। मैं आप लोगों के पास आऊंगी, लेकिन इस बहस के बीच में आपको मुंबई गुजरात से आई एक तस्वीर भी हम दिखाते हैं। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल लौटने के लिए लोग किस तरह से परेशान हैं। ये लोग मुंबई के साकी नाका से हाईवे तक पैदल चलकर आए हैं और फिर एक ट्रक के जरिए बंगाल लौटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हर व्यक्ति को 4,500 रुपए चुकाने पड़े हैं। मुंबई से लगातार मजदूरों के पलायन का सिलसिला जारी है, लेकिन मजदूर करे तो क्या करे, उन्हें कोई साधन नहीं मिल रहा है, तो खुद से ही वो अब जुगाड़ कर जो है अपने राज्यों की तरफ, अपने गांवों की तरफ जाना चाह रहे हैं। मेरे सामने एक तस्वीर है, मुंबई गुजरात हाईवे पर हूं मैं इस वक्त, और ये देखिए, ये बंगाल के मजदूर हैं जो कि मुंबई के साकी नाका में रहते हैं और वहां से पैदल चलकर ये यहाँ तक आए थे और अब यहाँ से ट्रक के जरिए जो है वो अपने राज्य की तरफ जा रहे हैं। महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस ट्रक में जो मजदूर बैठ रहे हैं 60-70 लोग हैं और इनसे एक आदमी से 4,500 रुपए ट्रक के द्वारा लिए जा रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? आजाद। कहाँ के रहने वाले? कलकत्ता।
कब से फंसे हुए हो और अब कैसे जा रहे हो? ट्रक से कहाँ जा रहे हो? 2 महीना हो गया लॉकडाउन में। 2 महीना हो गया। हाँ। खाने पीने के लिए कुछ मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है खाने पीने के लिए, कुछ नहीं मिल रहा। अभी तो जा रहे हो, पैसा भी ले रहे हैं, कैसे दोगे पैसा? 4,500 एक आदमी का लेता है, 4,500 का 4,500 लेता है। कैसे दोगे अगर पैसा वगैरह नहीं है? घर से मंगाया, घर से कैसा? गाँव से मंगाया, गाँव से। पैसा कैसे दोगे जब पैसा है क्या आपके पास? पैसा किसी से मांग के लिया, उधार लिया, गाँव से मंगाया, जिसके पास नहीं था गाँव से मंगाया। इस तरह से जिस तरह से मजदूर जा रहे हैं, सरकारें आपस में जो लड़ रही हैं, पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, ऐसे में महत्वपूर्ण यह है कि लड़ने के बजाय कदम उठाया जाए और जो मजदूर वर्ग परेशान है, जो कि जिसे श्रमिक स्पेशल चलाई गई दावा किया जा रहा है, लेकिन श्रमिक स्पेशल में भी जानकारी नहीं मिलती है कि कब वो ट्रेन जाएगी और बंगाल के लिए अभी तक कुछ ही ट्रेनें गई हैं। तो जाहिर तौर पर जो मजदूर हैं मुंबई के साकीनाका इलाके में फंसे हुए थे पिछले 2 महीने से, वहां से पैदल आके यहाँ पहुंचे और फिर यहाँ से अब ट्रक के जरिए वो बंगाल की तरफ जा रहे हैं। कैमरामैन स्वप्निल के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज इंडिया, मुंबई। और इस बीच बीजेपी के अमित मालवीय ने भी कम ट्रेनें चलाने के लिए गैर बीजेपी शासित राज्यों को जिम्मेदार ठहराया है। अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि रेलवे हर दिन 300 ट्रेनों के जरिए 5 लाख लोगों को ले जा सकती है, लेकिन रेलवे अभी हर दिन सिर्फ 145 ट्रेनें ही चला रही है। प्रवासी मजदूरों की दिल दहला देने वाली तस्वीरों को रोका जा सकता है, लेकिन बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसी सरकारों ने अभी तक ट्रेनों की मांग ही नहीं की है। तो अब देखिए, इसमें निशाना जो है वो 3-4 राज्यों पर साध दिया गया है। सुरेंद्र राजपूत जी, जिस वक्त हम रिपोर्ट दिखा रहे थे, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। फिर मैंने अमित मालवीय का ट्वीट पढ़ा तो उसमें उन्होंने आपके शासित राज्यों को भी निशाना बनाया और वो कह रहे हैं कि राजस्थान भी उन राज्यों में है जो कि ट्रेनें ही नहीं मंगवा रहे हैं। क्या प्रवासी मजदूरों से किसी को कोई मतलब नहीं है क्या, किसी राज्य को? नेहा, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये झूठा और मक्कार अमित मालवीय, जो पिछले लगातार 16 झूठ बोल चुका है, जो बाकायदा आपके क्या नाम सोशल मीडिया पर आपने भी चलाए हैं, ये फिर से वही झूठ और छल और प्रपंच और इस आपदा के समय में भी ये सुरेंद्र राजपूत जी, आप उनकी बातों को नकारिए, आप उस पे अपना वक्तव्य रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी व्यक्ति पर ऐसा अटैक मत कीजिए क्योंकि वो व्यक्ति खुद को डिफेंड करने के लिए यहाँ नहीं है सर। पर्सनल अटैक मत कीजिए, बाकी आप उनकी बात से असहमत हुई, वो आपका अधिकार है, आप बोलिए सर। नहीं, हाँ, मैं आपको बता दूं, ये इंसान नहीं, इंसान के नाम पर नहीं, 1 मिनट से नहीं, ये इस मंच से ये सब नहीं जाएगा। नहीं, आप पर्सनल राइवलरी सॉर्ट आउट नहीं करने आई हो। सुरेंद्र राजपूत जी, आप सम्मानीय सदस्य हैं, मुद्दे पर रहिए, जो बात उन्होंने कही है उसका जवाब दीजिए आप। और ये इतना झूठ छल और फरेब कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है, राजस्थान का आप उठाइए ना रिकॉर्ड, राजस्थान ने कितनी ट्रेनें मांगी हैं। तो छत्तीसगढ़ का उठा लीजिए आप रिकॉर्ड, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं इस समय ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा शासित राज्य क्या नाम ये आदित्यनाथ योगी ने भी अच्छी खासी ट्रेनें मांगी है, और क्या नाम जो है मध्य प्रदेश के शासन ने भी ट्रेनें मांगी। हम इस पर राजनीति नहीं कर रहे। ठीक है, तो तरुण जी, फिर राजनीति क्या आप लोग कर रहे हैं? जब इस तरह के ट्वीट आते हैं और उसमें राज्यों का जिक्र होता है, पहले बंगाल को निशाना बनाया जाता है, फिर राजस्थान को, फिर छत्तीसगढ़ को, क्यों? ऐसा है कि मेरा इतना ही कहना है कि एक पत्र, एक कागज दिखा दें जहां ममता बनर्जी ने हमसे 400 ट्रेनें मांगी हों और हमने ममता दीदी को 400 ट्रेनें ना दी हों। हमने तो उन्हें कहा कि आप 100 ट्रेन रोज लीजिए, लेकिन हैरानी की बात है कि बंगाल के विकास के लिए काम करने वाले वो बंगाल के बेटे, उस धरती के मानुस, उनके साथ उस माटी के साथ उनका संबंध आज ममता जी को दिख नहीं रहा है। जो बिहार बिहार के आपका गवर्नमेंट फेल्यूर है, गवर्नमेंट आपका फेल्यूर है, उन्होंने उसके विकास के लिए काम किया। और मेरे को हैरानगी हो रही है तो सुरेंद्र जी, आप बेवजह की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं हम उल्टा कह रहे हैं आप ट्रेनें मांगिए, और ममता जी कह रही ट्रेनें हमें चाहिए नहीं, और आप कह रहे हो ममता जी के साथ। मैं इस पे जवाब दूंगी कि कौन ट्रेनें मांग रहा है, कौन ट्रेनें दे नहीं रहा है, क्योंकि प्रवासी मजदूर कह रहे हैं भाई जो चला रहा हो, जो दे रहा हो, हमें तो ट्रेनें नहीं मिल रही हैं, इसीलिए हम पैदल चलने को या फिर ट्रकों में भर भर कर जाने को मजबूर हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर में काम करने वाले पश्चिम बंगाल के मजदूरों ने अपने घर जाने के लिए साइकिलें खरीदी और उनसे ही ग्वालियर से निकल पड़े। सैकड़ों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल अपने घर जाने के लिए साइकिल से निकले ये मजदूर रास्ते में जगह जगह रुककर आराम करते हैं ताकि थकान से बच सके। मजदूरों ने आरोप लगाया कि ममता सरकार ने उनकी सुध नहीं ली।
हम तो मजदूर आदमी है, जहाँ का काम मिलता है वहाँ से चले जाते हैं और हम लोग का कोई सुविधा नहीं मिला है। और हम लोग अभी आ रहे हैं साइकिल से, अपना साइकिल से अपना पैसा घर से मंगा के साइकिल खरीद करके जा रहे हैं। वो काम जहाँ मिलता है वहाँ चला जाता हूँ, पर लॉकडाउन के वजह से वहाँ फंस गया था। तो हमारा ठेकेदार मजदूर मतलब हम इतने भाई के लेके फंस गया था। हम वहाँ से बंगाल सरकार हमको बुला नहीं रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। तो हम अपने पैसे से घर से पैसे थोड़ा थोड़ा पैसे मंगवा के साइकिल खरीदा हूँ और पिपरोली से बंगाल जाने का तैयारी किया हूँ। बादल देवनाथ, अब ये जो शख्स है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है, फंसा हुआ है वहां पर और कह रहा है कि मुझे बंगाल की सरकार बुला नहीं रही है। ये तो किसी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति नहीं है। अब इसकी पुकार क्यों नहीं पहुंच रही है आप लोगों तक? नहीं, बंगाल सरकार नहीं बोला, वो बंगाल सरकार के पास उनका जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये पहले जानकारी कौन जुटाएगा? मोदी जी जब लॉकडाउन शुरू किया, जानकारी कौन जुटाएगा बादल दा? क्यों नहीं अरे अपने लोगों की जानकारी तो आप ही लोग जुटाएंगे ना। पहले तो लॉकडाउन शुरू कर दिया, 14 करोड़ महामारी का पत्र आना था क्या? आप बताइए, ये महामारी है, कोई रिक्वेस्ट लेकर लाइए भारत में कि मैं आने वाली हूँ और आप लॉकडाउन हमसे पूछ के करिएगा या ममता बनर्जी से पूछ के करिएगा? मोदी जी अभी भी कुछ नहीं कर रहा है। क्या आप बात कर रहे हैं? सारा विश्व कह रहा है नरेंद्र मोदी जी ने सबसे अच्छा काम किया है। एक मिनट, लग रहा है कि ये अपनी अपनी प्रशंसा करने का प्रोग्राम नहीं है प्लीज। यहाँ पे प्रवासी मजदूरों की बात हो रही है, किसने क्या किया इस तारीफों के पुल बाद में बांध लेंगे। एक मिनट आशिका, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रेन के जरिए मजदूरों के बंगाल लौटने पर ही राजनीति नहीं हो रही है, बल्कि विदेश में फंसे बंगाल के रहने वालों के मुद्दे पर भी केंद्र और बंगाल सरकार में खींचतान शुरू हो गई है। वंदे भारत मिशन पर पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्था चैटर्जी ने विदेश मंत्रालय पर भेदभाव का आरोप लगाया है, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने खुद जवाब देते हुए कहा कि वो राज्यों के बीच में भेदभाव नहीं करता और भारत सरकार का वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे सभी भारतीयों के लिए है, जिसमें पश्चिम बंगाल के लोग भी शामिल हैं। तो इस पे अब एक अलग किस्म की राजनीति हो रही है। आशिका, ये बिल्कुल समझ से परे है। एक जो गरीब बिल्कुल फटेहाल मजदूर है जिसके पास कुछ नहीं है आशिका, वो तो परेशान है ही, लेकिन जो विदेशों में भी अगर कोई फंसा है, जो बंगाल का रहने वाला है, वो सोच रहा होगा कि मेरे नाम पर भी इस तरह की सियासत। बिल्कुल जसप्रीत, जो विदेशों में फंसे हैं, एक तरफ तो बंगाल सरकार शुरू से ये कहती रही है कि विदेशों से आने वाली फ्लाइटों को बंद कर दिया जाए, दूसरी तरफ जो लोग फंसे हैं उनका भी सवाल उठाया जा रहा है। बादल देवनाथ को मैं विशेष तौर पर ये तस्वीर दिखाना चाहूँगी, क्योंकि वो घर पर हैं, लॉकडाउन के चलते बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो शायद ये तस्वीर नहीं देख पा रहे हैं। ये वो प्रवासी मजदूर हैं जो खुद पश्चिम बंगाल में फंसे हैं, पैदल चल रहे हैं, अपने घरों के लिए निकले हैं। कहाँ के लिए निकले हैं, कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं, पटना। पैदल ही निकल गए हैं? पैदल जाएंगे? कितने दिन लगेंगे? अब 2-4 दिन लगेगा। कुछ खाने पीने को लिया है साथ में? ट्रेन नहीं मिली? ट्रेन कहाँ मिला, चलिए नहीं रहा ट्रेन। आप लोग कितने लोग हैं, क्या काम करते हैं? 8 आदमी। क्या काम करते हैं? हम लोग बोरी के काम करते हैं। यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें, ये खाना भी नहीं है इनके पास, बिना खाने के सिर्फ एक पानी की बोतल लेकर के निकल पड़े हैं जसप्रीत, जो कब खाली हो जाए ये भी पता नहीं। बिल्कुल आशिका, तो देखिए यही सवाल है। मेरे पास डिबेट का वक्त खत्म हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि चर्चा का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चाहे किसी से भी बात कर लें, सवाल वही बना हुआ है, कल भी था, आज भी और शायद आगे भी रहेगा कि इन मजदूरों की बेबसी का कारण कौन है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। हो सके तो अपने इलाके में फंसे मजदूरों की सुध जरूर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात इस वक्त महाराष्ट्र में है। यहाँ पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मरीजों की तादाद 27,500 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु तीसरे से दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। अब कोरोना मरीजों की संख्या यहां बढ़कर 9,700 हो गई है। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में अब गुजरात तीसरे नंबर पर खिसक गया है। यहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 9,600 के करीब है। दिल्ली चौथे नंबर पर है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा यहां पर 8,500 के करीब पहुंच चुका है। 5वें नंबर पर राजस्थान है। कोरोना मरीजों की संख्या 4,500 के पार पहुंच गई है।
कोरोना वायरस की कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है। यहाँ कोरोना के मरीज 14,17,000 से ज्यादा हो चुके हैं। रूस दूसरे नंबर पर है। मरीजों की संख्या यहाँ 2,52,000 के पार हो गई है। ब्रिटेन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 2,34,000 के पार पहुंच गई है। स्पेन चौथे नंबर पर है। कोरोना के मरीजों की तादाद 2,29,000 से भी ज्यादा है। पांचवें नंबर पर इटली है। कोरोना मरीजों की संख्या 2,23,000 के पार है। इस बीच कश्मीर घाटी में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। यहाँ सुरक्षा बल के रेडार पर 10 आतंकवादी हैं। घाटी में नई और पुरानी आतंकी तंजीमों के बीच छिड़े घमासान का भी सुरक्षा बलों को फायदा मिल रहा है। इसी खबर पर संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, इस खबर को कैसे देखा जाए, क्योंकि सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में 10 आतंकवादी हैं। देखिए, सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में जो है वो 10 आतंकियों की हिट लिस्ट तैयार की गई है, जो कि कैटेगरी तय की गई है कि कौन कौन किस किस कैटेगरी का है। अभी फिलहाल जो 10 आतंकी जिनको कैटेगराइज किया गया, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन का जो रिसेंटली जो चीफ बना है कश्मीर का, उसका नाम सबसे पहले है डॉक्टर सैफुल्लाह। उसके बाद और भी कई सारे तंजीम हैं, जैसे कि हिजबुल मुजाहिदीन तो कुल मिलाकर 4 आतंकी है जो कि इस लिस्ट में है। 3 जो है जैश के हैं, 2 लश्कर के और 1 अन्य आतंकी है। सीधे तौर पर सुरक्षा बल जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं तो इनके टारगेट बेस्ड होते हैं और जो इनपुट इनको गैदर होते हैं उसी हिसाब से जो है ये लोग कोशिश करते हैं कि उन आतंकियों की पहचान करके जो है उनको जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए। और तकरीबन 40 से 50 ऐसे एक्टिव आतंकी हैं जो कि काफी लंबे समय से इस आतंकवाद के इसमें है, लेकिन हमेशा जो है कहीं ना कहीं छुपे रहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो है नई नई लिस्ट तैयार की जा रही है। उस लिस्ट के हिसाब से जो है आतंकियों के खिलाफ जो है जो मिशन जो ऑल आउट है उसको जो है चलाया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी जो है बिल्कुल। तो जैसे संदीप आप बोल रहे हैं कि इस परिस्थिति में भी कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में बुखार, जुकाम और खांसी की दवा खरीदने के लिए लोगों को अपनी पूरी जानकारी दवा दुकानदार को देनी पड़ेगी। यूपी सरकार ने इन दवाओं को बेचने से जुड़ा एक अहम आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक बुखार, जुकाम और खांसी की दवा खरीदने वाले व्यक्ति को अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर दुकानदार को देना होगा। यूपी सरकार के मुताबिक कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आदेश में लिखा गया है कि दवा दुकानदारों को ग्राहकों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा और उनकी पूरी जानकारी हर शाम 5 बजे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। कर्नाटक में रामनगर के गांव में एक दिन पहले हुए एक मेले में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। आरोप है कि लॉकडाउन की वजह से सामूहिक आयोजनों पर रोक होने के बावजूद पंचायत विकास अधिकारी ने इस आयोजन के लिए मंजूरी दे दी। मेले में जुटी भीड़ का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और इसकी मंजूरी देने वाले अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। लॉकडाउन के बीच शाही अंदाज में धूमधाम से शादी सुनकर जरूर चौंक जाएंगे, लेकिन कच्छ में ऐसी एक तस्वीर सामने आई जहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग थी और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क। और इस मौके पर जब पुलिस पहुंची तो वो भी हैरान रह गई, क्योंकि रिजॉर्ट में शादी के लिए परिवार के लोगों को ही इजाजत मिली थी, लेकिन धूमधाम से आयोजित हो रही इस शादी में 80 से ज्यादा मेहमान मौजूद थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस का रुख देखने वाला था। पुलिस ने तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जब तक शादी की पूरी रस्में खत्म नहीं हो गई। मुंबई के नजदीक पालघर से पुलिस पर सवाल उठाती एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ लॉकडाउन के दौरान जब महिलाएं मछली पकड़ने समंदर के पास गईं, तो पुलिस ने सभी को पकड़ लिया और उनसे उठक बैठक करवाई। महिलाओं के साथ साथ वहां पुरुषों को भी पुलिस ने यही सजा दी। यूपी के जालौन में हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। बताया गया कि करीब 46 मजदूर एक छोटे ट्रक पर सवार थे, तभी उसकी टक्कर किसी दूसरी गाड़ी से हो गई। हादसे में एक महिला समेत 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 14 मजदूर घायल हो गए। सभी मजदूर मुंबई से उत्तर प्रदेश के एटा जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन के
एटा थाना इलाके में हुई सड़क हादसे में प्रवासी मजदूरों की मौत पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को पीड़ितों को हर संभव राहत देने और सभी घायलों का इलाज करने के निर्देश दिए हैं।